नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की करेंगे, जहां अडानी के मुद्दे पर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है और इस वजह से सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट ही चढ़ गया। इससे पहले 25 नवंबर को भी सत्र की शुरुआत हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि इससे नुकसान किसका होता है? क्या सदन की कार्रवाई स्थगित होने से किसी नेता की सेहत पर कोई असर पड़ता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि सदन को 1 घंटा चलाने में 1 करोड़ 6 लाख रुपए का खर्च आता है। यानी अगर हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित होती है तो 1 घंटे में 1 करोड़ 6 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। और यह पैसा किसी और का नहीं, आपका और हमारा है, जिसे सदन को चलाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। खैर, इस बारे में हम आपको आगे और विस्तार और तफसील से बताएंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के स्वच्छता अभियान की होगी। कुरुक्षेत्र पहुंचे नायब सैनी ने खुद हाथों में झाड़ू लेकर प्रदेशवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया है। तो वहीं रोहतक पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान को धार दी ताकि पार्टी को और मजबूती दी जा सके। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता अभी भी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ने में व्यस्त है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत की है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। इसके साथ ही हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया से जुड़ी एक अहम खबर से भी आपको रूबरू करवाएंगे, जिसमें उनकी कुश्ती पर नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन नाडा ने इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की और इस पर बजरंग पुनिया का क्या कहना है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। इन तमाम खबरों के बाद हम आपको आईपीएल की ओर भी ले चलेंगे। इस बार आईपीएल में हरियाणा के लाल का भी कमाल देखने को मिला है। तो शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर। अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, तमाम खबरें सीधा जुड़ी है आपसे। सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की कर लेते हैं, जिसका दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के नेता अडानी और संभल हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सवाल यह उठता है कि सत्र के स्थगित होने से देश को कितना नुकसान झेलना पड़ता है, हर 1 घंटे की कार्रवाई पर कितना खर्च आता है, आपकी और हमारी जेब पर इसका कितना असर पड़ता है। ये तमाम बातें आपको जानने के लिए मिलेगी हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। 25 नवंबर को जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, तभी से इस बात की आशंका जाहिर होने लगी थी कि इस बार का सत्र सुचारू रूप से चलाना आसान नहीं होगा। प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल में एक घटना घट गई, जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। संसद सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन जैसे ही 12 बजे फिर से कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने अडानी और संभल के मुद्दे पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्लीज, सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 28 नवंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अडानी के मुद्दे पर विरोधियों के तेवर संसद के बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार अडानी को बचाने में लगी हुई है। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail, and the government is protecting him. लेकिन अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी का अपना पक्ष हो सकता है। सवाल ये है कि क्या विरोध का ये तरीका सही है? अडानी के नाम पर संसद की शांति भंग करना क्या जायज है? श्री अरुण गोविल
Question number 1. हंगामे की वजह से कार्रवाई का स्थगित होना क्या सही है? लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा खोना कितना जायज है? आपका भी जवाब होगा यकीनन नहीं। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। लेकिन शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन इन्हीं सवालों की भेंट चढ़ गया। इससे देश के नागरिकों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन कैसे इसे समझते हैं? दरअसल संसद सत्र की शुरुआत होने पर हफ्ते में 5 दिन काम होता है। रोज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक सदन चलती है। इसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, यानी एक दिन में 6 घंटे की कार्रवाई का समय होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सदन चलाने में हर घंटे 1 करोड़ 6 लाख रुपए का खर्च होता है, यानी एक दिन में खर्च करीब 10 करोड़ रुपए आता है। इस लिहाज से इस बार 2 दिनों से स्थगित हो रही शीतकालीन सत्र में जनता का करीब 20 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई दिनों तक संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ती रही है। श्री अरुण गोविल। Question number 1. जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान होता रहा है। ऐसे में सभी दलों की कोशिश संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने की होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। और चलिए बात करेंगे हरियाणा में बीजेपी की तैयारियों की। एक तरफ सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र में शहरों की सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं और पूरे प्रदेश को स्वच्छता का संदेश देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने रोहतक में सदस्यता अभियान को धार दी है। ये रिपोर्ट जरा देखें। स्वच्छता को अपनाना है, स्वच्छ और सुंदर भारत बनाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश को स्वच्छता का संदेश देने में जुटे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश स्तरीय स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और खुद हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई करते दिखे। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं आज यह शपथ लेता हूं कि मैं यह कार्य अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि शहरों की साफ सफाई हम सभी की जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार अपने स्तर पर हर संभव मदद को तैयार है। स्वच्छता के अंदर आप आगे आकर के सहयोग करें और जब आप लोग सहयोग करेंगे तो स्वच्छता से बीमारियां भी दूर होंगी और बीमारियां दूर होंगी तो हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा और जब हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो हम विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। हमने 3 गुना ताकत से आज हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का वो काम करना है और मुझे आज आप लोगों के बीच में ये बड़ी खुशी है कि हम सब इतनी संख्या के अंदर आज यहाँ एकत्र आए हैं। जब हम देखते हैं प्राचीन समय का कार्यकाल अगर हम ध्यान करें, अगर हम देखें तो हमारे देश में ये परंपरा रही है कि हम सामूहिक रूप से श्रमदान करने के लिए हम निकलते हैं। जब हम देखते हैं कि पुराने जमाने की अगर हम बात करें, धर्मशालाएं बनती थी तो इकट्ठे होकर के लोग धर्मशाला का निर्माण करते थे और अगर मंदिर का निर्माण करना है
तो सभी मिलकर के मंदिर का निर्माण भी करते थे। ये पुरानी हमारी परंपराएं हैं। कुआं हमने बनाना होता था, पूरे गांव के लोग लगते थे, गांव से बाहर भी लगते थे, सेवाएं देते थे आकर, और बिना स्वार्थ के देते थे, कोई स्वार्थ नहीं उनका होता था। मिलकर के उसके अंदर कुएं के ऊपर सब मिलकर के उसके अंदर अपना श्रमदान देते थे और लगते थे। चाहे तालाब बनाना हो या बावड़ी बनानी हो, सभी लोग मिलकर के उसके अंदर अपना श्रमदान आकर के करते थे। बिना स्वार्थ के, जो मैंने बात कही है, बिना स्वार्थ के लोग करते थे। परंतु आज हमें मिलकर के फिर इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज स्वच्छता को लेकर के हम सब की जिम्मेवारी है। स्वच्छता को बढ़ावा मिलने से बीमारियां दूर भागती हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार बने। इतना पैसा मकान के ऊपर खर्च किया, परंतु मेरे दरवाजे के आगे कूड़ा पड़ा है। ये इसकी आप चिंता करें, क्योंकि जब हमने व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, उन व्यवस्थाओं का उपयोग करेंगे। और वो व्यवस्थाएं वो प्रदेश के लोगों के लिए ही है जो खड़ी कर रखी है। और अगर कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत है, उसको बताने का भी काम करेंगे। उसके ऊपर हमारे अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे। स्वच्छता को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम लग करके अपने शहर को, अपने वार्ड मोहल्ले को हम स्वच्छ करने का काम करें। ये मेरा आज आप लोगों से आग्रह है। और आज इस कुरुक्षेत्र के स्वच्छता श्रमदान में मुझे आने का जो अवसर मिला है, और उसको लेकर के भी मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है, हमने पिछले दिनों काफी काम भी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक हम 2014 से पहले देखते थे कि अगर रिश्तेदार भी आता था, रिश्तेदार को भी हम बोतल हाथ में देते थे और उसको बाहर लेकर के खेतों में जाते थे। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सैनी स्वच्छता को लेकर प्रदेशवासियों को जागरूक कर रहे थे, तो दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली सदस्यता अभियान को धार देने में जुटे थे। रोहतक पहुंचे मोहनलाल बड़ौली ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल, पूर्व मेयर मनमोहन गोयल और पूर्व जिला परिषद की चेयरमैन मंजू हुड्डा समेत प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी का जो संगठन का पर्व है और सदस्यता अभियान पूरे हरियाणा में चला है। हरियाणा में 50 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य हमने रखा है, 16 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अब तक बने। 16 लाख से ज़्यादा हैं, 17 लाख से कम है। और 30 नवंबर तक ये सदस्यता अभियान हमारा चलेगा। तो सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाके 250 सदस्य बने, इस प्रकार का लक्ष्य सबको दिया है। आज कलोई विधानसभा के सभी 225 बूथों के कार्यकर्ता आए हैं। सभी ने अपना फीडबैक भी दिया है और आगे का टारगेट तय किया है कि वो आने वाले 30 नवंबर तक अपने इस सदस्यता के अभियान को पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन है, वो जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और कलोई विधानसभा भी, यहाँ भी कमल का फूल खिले, इस प्रकार का आज निर्णय सभी ने लिया। जाहिर है इन सभी का लाभ बीजेपी को आने वाले समय में मिलेगा और बीजेपी इसी सोच के साथ प्रदेश और पार्टी दोनों को मजबूती देने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की, जिसमें उन्होंने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत कर दी है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें निशाने पर लिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राज्य मंत्री राजेश नागर ने इस पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको जानने को मिलेगा इस रिपोर्ट में। अपने हाजिर जवाबी के लिए जाने जाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान दिवस पर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ईवीएम नहीं चाहते हैं, हम बैलेट पेपर पर मतदान चाहते हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुनिया आगे जा रही है और खड़गे जी देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं। पाषाण युग में हार जीत के फैसले पत्थरों से हुआ करते थे।
खड़गे जी पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं आखिर कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा था, जिस पर अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। दुनिया आगे बढ़ रही है और खड़गे जी पीछे लेके जाना चाहते हैं। ये तो देश को पाषाण युग में लेके जाना चाहते हैं। पाषाण युग में हार जीत के फैसले पत्थरों से हुआ करते थे। खड़गे जी पीछे लेके जाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान एक बार फिर दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने उनका साथ देने की बात कही है, जिस पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ भड़काने और गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सिर्फ भड़काने के, गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं करते। एक दिन भी इन्होंने जाकर जहां किसान बैठे हुए थे उनका हाल नहीं पूछा। और पंजाब में तो इंडी की सरकार है, ना वहाँ के मुख्यमंत्री एक दिन भी गए, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, और ना इन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। और जनता को इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, ये बात करके उनको वहाँ से उठा देते तो रास्ता खुल जाता, लोगों की तकलीफें दूर हो जाती। वहीं प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम से चुनाव करवाने की शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई थी। जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां ईवीएम पर कोई सवाल नहीं होता, जहां सरकार नहीं आती है ईवीएम सवालों के घेरे में आ जाता है। अगर ईवीएम की शुरुआत किसी ने की तो इनके टाइम में ही ये शुरुआत हुई थी। और रही बात अभी जैसे हमारी बात हिमाचल की बात करें, झारखंड की हम अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की हम अगर बात करें, तो जहाँ पर इनकी सरकारें आती हैं या जिनके सहयोगी सरकारें आती हैं, चाहे पंजाब में आई या दिल्ली में आई, तो इनकी जहाँ सरकारें आ गई वहाँ ईवीएम ठीक है। जहाँ इनकी सरकार नहीं आती तो ये तो एक तरह से जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो है ईवीएम गलत है। बहरहाल बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए किसानों के मुद्दे पर भी कहा कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी है। हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जो 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद कर रहा है। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। अब बात भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया की करेंगे, जिनकी मुश्किलें एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने बढ़ा दी है और 4 साल के लिए बजरंग पुनिया पर बैन लगा दिया गया है। नाडा ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की और इस पर बजरंग पुनिया ने क्या दलील दी है, जरूर देखें। बजरंग पूनिया एक बार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने बजरंग पूनिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम के सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार करने की वजह से हुई। बजरंग पूनिया भारत के सफल पहलवानों में से एक हैं। बजरंग पूनिया ने 23 अप्रैल को अस्थायी निलंबन का सामना किया था।
हालांकि मामले की जांच और सुनवाई के बाद नाडा ने कड़ा फैसला लेते हुए उन्हें 4 साल के लिए प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। इस निर्णय का मतलब है कि पूनिया अब किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार इस चीज़ का जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे महिला खिलाड़ियों के लिए उसका बदला ले रही है, क्योंकि सरकार के हाथ में सारी एजेंसियाँ, और अगर हम गलत हैं, मैंने कभी सैंपल देने 10 साल 12 साल से मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा था और हर बार सैंपल दे के सैंपल जितने भी टूर्नामेंट, आपको बता दूं कि ये शॉकिंग नहीं है क्योंकि ये पिछले 1 साल से चल रहा है, ये ट्रायल का मुद्दा उठा रखा है। और मैंने पहले भी बताया था कि मैंने कभी नाडा को डोप सैंपल देने से मना नहीं किया। जो वो मेरे घर पे डोप टेस्ट लेने के लिए आए थे तो वो एक्सपायरी किट लेके आए थे और वो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है कि भाई एक्सपायरी किट आप किसी भी खिलाड़ी के साथ, एक मेरे साथ नहीं, मेरे साथ चलो टीम थी उन्होंने देख लिया ये चीज़ें, आप उसमें 2020, 2021, 2022 जो एक्सपायरी डेट हो चुकी थी वो किट लेके वो आए थे घर पे और उसमें वो सैंपल लेके गए थे। नाडा के इस फैसले के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि नाडा ने जो फैसला दिया है और ये पहली बार किसी खिलाड़ी के लिए नहीं हुआ, ये हमेशा से एक प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि नाडा ने जो फैसला दिया है और ये पहली बार कोई किसी खिलाड़ी का नहीं हुआ, ये हमेशा से एक सतत प्रक्रिया है और उस पर मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में कोई कमी ना रहे, तो मुझे लगता है उसको लेकर नाडा ने कोई टेस्ट किया है, उस पर जो रिजल्ट आया वो सब आपके सामने है। कोई राजनीति हो रही है कि क्या लगता है आपको इसको लेकर? नहीं, कोई राजनीतिक नहीं है, एक एजेंसिया है, सतत प्रक्रिया है और इसमें राजनीति का तो कोई लेना देना है नहीं और राजनीति खेलों में नहीं होनी चाहिए, हमारा सुझाव है। अपने अपने डिपार्टमेंट्स के मुद्दों के साथ हर मंत्री बैठेगा, तो इंटरनल मामला है वो सब मुख्यमंत्री जी। बजरंग पूनिया पर प्रतिबंध भारतीय कुश्ती के लिए एक चेतावनी है कि जो डोपिंग नियमों के प्रति लापरवाही किसी भी खिलाड़ी के करियर को तबाह कर सकती है। ये मामला युवाओं को खेल में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। और चलिए बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग यानी आईपीएल की। सऊदी अरब के जिहाद में आईपीएल 2025 के लिए 2 दिनों तक मेगा ऑक्शन चली, जिसमें 10 फ्रेंचाइजीज ने 182 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया, जिसमें अंबाला का गुरजपजीत सिंह भी शामिल है, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन इस नीलामी में किस खिलाड़ी की सबसे अधिक बोली लगी और किस खिलाड़ी को कितने पैसे मिले, इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों के ऑक्शन की रस्म अदायगी भी पूरी हो चुकी है। सऊदी अरब के जेद्दाह में 2 दिनों तक चली ऑक्शन के दौरान आईपीएल की कुल 10 टीमों ने कुल 182 खिलाड़ियों को खरीदा है, जिसमें एक अंबाला के गुरजपनीत सिंह भी हैं, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। आईपीएल में सिलेक्शन से गुरजपनीत सिंह के परिवार में खुशी की लहर है। सर बहुत खुशी का माहौल है, जब से उसकी सिलेक्शन हुई है हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। हमारे पूरे परिवार, हमारे पूरे रिश्तेदार, हम बहुत ही उसको प्राउड फील कर रहे हैं। शुरू से ही उसका इंटरेस्ट था, बाय बर्थ कह लो या बाय गॉड गिफ्ट कह लो, तो उसने अपना शुरू से ही अपना 100% उन्हें क्रिकेट को दिया, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। उसके बाद फिर ये चेन्नई चला गया, चेन्नई में ही किया इसने अपना कॉलेज, वहाँ भी खेला, कॉलेज में खेला, फिर वहाँ पे टीएनसी ने इसको सिलेक्ट किया, वहाँ ये 3rd डिवीज़न, 1st डिवीज़न, उसके बाद रणजी ट्रॉफी, उसके बाद अब मुश्ताक अली ट्रॉफी, अब उसका आईपीएल में सिलेक्शन। हाल ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਨੱਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਿਲਾਈ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਹੀ ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ,
ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਚੇਨਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਡਾਈਟ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਕੋਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਬॉडी वास्ते, है ना। तो वो सारी चीज़ उस तरह वो कर देते हैं। बता दें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके बाद श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। तीसरे स्थान पर वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। इसके बाद पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह और यजुवेंद्र चहल को 18-18 करोड़ में खरीदा है। लेकिन यहाँ ये बात भी आपको बता दें कि आईपीएल में खिलाड़ियों को नीलामी से जो भी रकम मिलती है उसका 10% भारत सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है, जबकि विदेशी खिलाड़ियों को 20% टैक्स देना होता है। इस बार के ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी ने 639 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों पर 380 करोड़ 40 लाख रुपए और विदेशी खिलाड़ियों पर 255 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस हिसाब से भारतीय खिलाड़ियों पर 10% टीडीएस के हिसाब से 38 करोड़ 34 लाख रुपए टैक्स बनता है, तो वहीं विदेशी खिलाड़ियों का 20% टीडीएस के हिसाब से 51 करोड़ 15 लाख रुपए बनता है। यानी इस ऑक्शन में खिलाड़ियों को दी गई राशि में से कुल 89 करोड़ 49 लाख रुपए सरकार के खजाने में जमा करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में हमने कोशिश की कि दिखाएं आपको वो तमाम खबरें जो सीधा जुड़ी है आपसे, जिसका सीधा इंटरेस्ट आपके मतलब का। अभी के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।